Dear friends, very good evening to all of you. Welcome to Career Well. बायोलॉजी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबैर एहसानी। तो वही जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू में नर्वस सिस्टम, है ना। तो स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मानवी, नोट्स तो मैंने डाल दिया है। अंकित नए स्टूडेंट हैं, इन्होंने आज कोर्स लिया है। स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है अंकित आपका आज के सेशन में। अंशु हमारे साथ हैं, पायल हैं, अवनीश हैं, मानवी हैं, शुक्ला जी हैं। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था। स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र पढ़ा था। और आज क्वालिटी थोड़ी कम लग रही है, हाँ कुछ इशू आ रहा है, वो थोड़ा नेट का भी इशू है और थोड़ा सा कुछ गड़बड़ भी लग रहा है। चलिए एडजस्ट कर लीजिए, देखते हैं अगली क्लास में इसको सही से ठीक करेंगे अंशु। पर इतना तो है कि वो पढ़ा जाएगा आपसे। निशी हमारे साथ हैं, तो एक बार सभी कमेंट करें कि हमारी आवाज और हमारी तस्वीर आप लोगों तक बिना किसी रुकावट, बिना किसी खेद के पहुंच रही है। तो करेंगे क्लास का शुभारंभ यानी आगाज। नर्वस सिस्टम क्या था? तो हमारे शरीर में न्यूरॉन का नेटवर्क है। न्यूरॉन 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 का नेटवर्क क्या बनाता है? हमारा नर्वस सिस्टम। और इसी नर्वस सिस्टम से हमें और आपको महसूस करने की क्षमता होती है। किसने छुआ है ना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी बातें नर्वस सिस्टम से होती है। जैसे यहां पर एक मच्छर बैठा हुआ है तो इंफॉर्मेशन ले जाता है न्यूरॉन ब्रेन के पास। ब्रेन ऑर्डर देता है आपके मसल्स को कि भाई मारो, आप मार देते हैं, है ना। तो ये जो मतलब महसूस करने की जो क्षमता है वो नर्वस सिस्टम से आती है ना। और नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरॉन का नेटवर्क है। न्यूरॉन का नेटवर्क है। जैसे ये हुआ न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन। इस तरह से न्यूरॉन आपस में मिलकर न्यूरॉन का एक नेटवर्क बनाते हैं। और न्यूरॉन के इसी नेटवर्क को हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसी से हमें और आपको महसूस करने की क्षमता होती है। एक शायर कहता है कि बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना, है ना। बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। ये आप महसूस करने की जो क्षमता है इसी नर्वस सिस्टम से आती है। और नर्वस सिस्टम है क्या? न्यूरॉन का नेटवर्क। ये क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन के बारे में हम लोग बड़े ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। न्यूरॉन, मैंने कहा कि न्यूरॉन आपस में मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच का ये जो जंक्शन है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर साइनाप्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? साइनाप्स के नाम से जाना जाता है। तो दो न्यूरॉनों की संधि को हम किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर था साइनाप्स। ओके, तो इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। तो नर्वस सिस्टम को बनाया है किसने? न्यूरॉन ने। इसीलिए न्यूरॉन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका, तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्योंकि नर्वस सिस्टम है क्या? न्यूरॉन का नेटवर्क। तो न्यूरॉन की रचना किसने, सॉरी नर्वस सिस्टम की रचना किसने की? न्यूरॉन ने, है ना, न्यूरॉन ने। तो इसीलिए इसको तंत्रिका, तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहेंगे। तो इस बात को लिख भी दिया है मैंने कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तंत्रिका, तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। और दो न्यूरॉन जहां पे आपस में मिलते हैं उस जंक्शन को हम साइनाप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनाप्स के नाम से जानते हैं। दो न्यूरॉनों की संधि को, दो न्यूरॉनों के जंक्शन को साइनाप्स कहा जाता है। ओके, तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूरॉन न्यूरॉन आपस में मिल रहे हैं। न्यूरॉन के इस जंक्शन को हम क्या कहेंगे? साइनाप्स कहेंगे। शुक्रिया शुक्ला जी, कैसे हैं आप? अंशु क्या कह रहे हैं? शुभारंभ कर दो। ठीक है, एकदम शुभारंभ हो गया है। चलिए, हाजिर हैं कुशल साहब, अभिषेक साहब। साइटोलॉजी कितनी बड़ी चैप्टर है, सब वही है, उसी से कनेक्टेड है ये, है ना। अलग अलग नाम देके पढ़ा रहा हूं। अब नर्वस सिस्टम के भाग,
11th क्लास की आप बायो पढ़ोगे तो वहां नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, है ना, और दूसरा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो मानव तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम यानी एनएस को दो भागों में बांटा गया है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब समझते हैं कि ये सीएनएस और पीएनएस क्या है। तो देखो ये जो हमारा ब्रेन है, ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को हम लोग कहते हैं सीएनएस। ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन के पिछले भाग से यहां से तंत्रिकाओं का समूह निकलता हुआ, तंत्रिकाओं का गुच्छा निकलता हुआ कमर तक आता है। ओके, तो ये जो तंत्रिकाओं का समूह है, तंत्रिकाओं का जो गुच्छा है जो यहां से यहां तक आ रहा है, इसको कहते हैं आप स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहते हैं? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और ब्रेन के पिछले भाग से निकलने वाला तंत्रिकाओं का, न्यूरॉन्स का नेटवर्क क्या कहला रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं हमारा सीएनएस। तो आपसे पूछा जाता है सवाल के सीएनएस में क्या आता है? तो ब्रेन और कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं, ब्रेन से भी तंत्रिकाएं निकलेगी पेयर्स में, जोड़े में, और स्पाइनल कॉर्ड से भी तंत्रिकाएं निकलेगी ऐसे। ओके, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सीएनएस कह रहे हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये जो नर्व्स निकलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीएनएस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? पीएनएस, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे? पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो याद रखना है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने क्या नाम दिया है? मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को नाम दिया है सीएनएस, और मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हमने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब हुआ मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं, दोनों को एक साथ हमने नाम दिया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होंगी, एक वो जो मस्तिष्क से निकलेंगी, एक वो जो मेरुरज्जु से यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। वो तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क से निकलती हैं उसको कहते हैं क्रेनियल तंत्रिकाएं, है ना। क्या कहते हैं? क्रेनियल तंत्रिकाएं या कपाल तंत्रिकाएं। कपाल से निकल रही ना, क्रेनियल तंत्रिकाएं या कपाल तंत्रिकाएं। और ये कहां से निकल रही हैं? फ्रॉम ब्रेन। कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी। ये सवाल पूछा गया। तो पूछा गया कि वो तंत्रिकाएं जो ब्रेन से निकलती हैं, मस्तिष्क से निकलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं। ये कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी। मैंने कितना जोड़ा दिखाया है? 3 ही जोड़ा दिखाया है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, इस तरह से ये कितनी होंगी? 12 जोड़ी होंगी, है ना। तो 2 सवाल यहां से पूछे गए कि वो जो ब्रेन से निकलती हैं उन तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? क्रेनियल तंत्रिकाएं। होती हैं कितनी? 12 जोड़ी। और वो जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं भी बोलेंगे इसको। मेरुरज्जु से निकलने वाले को क्या बोलेंगे? स्पाइनल तंत्रिकाएं या मेरु तंत्रिकाएं। और ये होती है 31 जोड़ी। हमने कितना दिखाया है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ऐसे इस तरह से ये 31 जोड़ी होती हैं। तो ये दोनों ही याद रखिएगा कि भाई स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? 31 पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स। और स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स को एक साथ हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो याद रखना है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम कह रहे हैं सीएनएस, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं को हम क्या कह रहे हैं? पीएनएस। तो पीएनएस में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं, वो जो ब्रेन से निकलेगी क्रेनियल, वो जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी स्पाइनल। ब्रेन से निकलती हैं 12 जोड़ी और बॉडी में फैलेंगी। स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं 31 जोड़ी। क्या निकलती हैं? 31 जोड़ी निकलकर बॉडी में फैलेंगे।
अब ये तो हो गया आपका कि भाई ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या बना रही हैं, आपका नर्वस सिस्टम बना रही है। ये तो बुकिश लैंग्वेज में बात हो गई। एक्चुअली क्या है ये नर्वस सिस्टम, उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। प्राची, शिवम, शुक्ला जी, आयुष, अंशु, आसिफ, ठीक है। देखिए एक्चुअली ये नर्वस सिस्टम क्या है, तो गॉड ने हमारी बॉडी में वायरिंग कर रखी है। तो गॉड ने हमारे शरीर में जो वायरिंग कर रखी है, उसी वायरिंग का नाम क्या है, उसी वायरिंग का नाम है आपका नर्वस सिस्टम। जैसे आपके घर में भी वायरिंग होती है, उसका मेन एक होता है बिजली घर, है ना। एक होता है आपका मेन बिजली घर, जहां से ये कंट्रोल होती है। और बिजली घर से मेन एक वायर आता है आपके गली में, गलियों तक, गली से आपके घर में, घर से हर कमरे में, कमरे से हर कमरे के हर पार्ट में, है ना। उसी तरह से हमारा जो मेन बिजली घर है वो है ब्रेन। और ब्रेन से ये जो मेन वायर आया है ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यहां से यहां तक, और यहां से निकल निकल कर आप देखते हैं कि बॉडी के हर पार्ट में, ऑर्गन में, ऑर्गन से टिश्यू में, हर सेल में, आप कहीं पर भी छूते हैं आपको उसका एहसास हो जाता है। मच्छर बैठी है कि मक्खी बैठी है, बिना देखे आप समझ लेते हैं। इतना जबरदस्त नर्वस सिस्टम गॉड ने आपको दिया है। मक्खी थोड़ी भीगी सी लगती है, मच्छर के बैठने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। तो गॉड ने इतना जबरदस्त नर्वस सिस्टम आपको दिया है कि भाई आप बिना देखे समझ लेते हैं कि कौन आ रहा है। एक शायर कहता है कि हटा लो आंख हाथों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। हटा लो हाथ आंखों से, ये तुम हो जानता हूं मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूं मैं, है ना। आहट से पहचान लेते हैं, इतना जबरदस्त नर्वस सिस्टम। तो ये मेन बिजली घर है ब्रेन, और यहां से यहां तक मेन जो वायर आया है वो है स्पाइनल कॉर्ड, और यहां से निकल निकल कर बॉडी के हर पार्ट में गया है ये तंत्रिकाएं। और गॉड ने जो वायरिंग में वायर इस्तेमाल किया है ना, वो वायर का नाम है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन से क्या की गई है, वायरिंग की गई है ना। तो ये जो हमारा मेन जो बिजली घर है ब्रेन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, ब्रेन के बारे में। क्या स्टार्ट करेंगे, ब्रेन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मेन बिजली घर, जहां से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, और वो है आपका ब्रेन। लेट अस स्टार्ट विद ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन को हम लोग देखेंगे, ये तो पढ़ ही चुके, ये देखिए, ठीक है। तो मेन हमारा जो है बिजली घर वो है ब्रेन, मस्तिष्क। ब्रेन को हम लोग इंसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं, इंसेफेलॉन। तो इंसेफेलो वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब ब्रेन होगा। जो औसत वजन होता है मस्तिष्क का वो होता है, सबको पता होगा, 1300 से 1400 ग्राम। अगर केजी में बात करें तो लगभग 1.5 केजी का हमारा मस्तिष्क होता है। 1300 से 1400 ग्राम मतलब 1.5 केजी का हमारा दिमाग होता है। 1300 ग्राम होता है फीमेल में, और 1400 ग्राम होता है आपका मेल, ठीक है। महिलाओं का जो दिमाग का वजन है वो पुरुषों के दिमाग के वजन से 100 ग्राम कम होता है। तो आप महिलाओं को ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारा तो पहले से 100 ग्राम कम है ना। भाई ये वजन से आईक्यू पर फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप ऐसे नहीं कह सकते तुम्हारा तो पहले से 100 ग्राम कम है। अगर वजन से आईक्यू पे फर्क पड़ता तो फिर तो हाथी का दिमाग आपसे ज्यादा होता, है ना। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा मस्तिष्क किसका होता है, लार्जेस्ट ब्रेन, लार्जेस्ट ब्रेन, सबसे बड़ा मस्तिष्क, सबसे बड़ा दिमाग किसका होता है, तो स्पर्म वेल का होता है, स्पर्म वेल, है ना। स्पर्म वेल का दिमाग सबसे बड़ा होता है। लगभग अगर हम बात करें तो 7 से 9 केजी का दिमाग होता है, 7 से 9 केजी का दिमाग होता है इसका, स्पर्म वेल का। हम लोगों के दिमाग से लगभग 6 गुना ज्यादा भारी होता है ना। ओके, हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 झिल्लियों से, 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। कितनी झिल्ली,
तीन झिल्ली के द्वारा घिरा होता है और इन झिल्लियों को हम नाम देते हैं मेनिंजेस। क्या नाम देते हैं? मेनिंजेस। तो तीनों झिल्लियों को एक साथ हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। अब आपने सुना होगा एक बीमारी मेनिनजाइटिस। मैंने बोला था कि किसी भी अंग के बाद आइटिस लगा है मतलब उसमें स्वेलिंग को बताता है ना। तो मेनिंजाइटिस का मतलब क्या हुआ? स्वेलिंग इन मेनिंजेस। स्वेलिंग इन मेनिंजेस। मेनिंजेस में स्वेलिंग, मेनिंजेस में सूजन, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन मेनिंजाइटिस कहलाता है। और ये बैक्टीरिया से भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, मतलब जीवाणु से भी हो सकती है, और विषाणु से भी हो सकती है, वायरल विषाणु से भी हो सकती है ना। तो जीवाणु से भी हो सकती है, विषाणु से भी हो सकती है। होता क्या है कि बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन होने की वजह से मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाएगी, जिसकी वजह से बहुत तेज बुखार रहेगा, सर में और गर्दन में बहुत तेज दर्द रहेगा। इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं दिमागी बुखार, दिमागी बुखार या गर्दन तोड़ बुखार, गर्दन तोड़ बुखार। ठीक है। तो मेनिंजाइटिस का मतलब हुआ मेनिंजेस में स्वेलिंग आ जाना, मस्तिष्क की झिल्लियों में स्वेलिंग आ जाना। स्पर्म वेल, वेल आप जानते हैं ना, वेल, तो उसी की एक प्रजाति है स्पर्म वेल, पानी में रहती है ना। तो उसका दिमाग सबसे एक जंतु है। उसके बाद है ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। हमने आगे पढ़ाया था आपको ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियक वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज। इंसेफेलॉन वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई चीज। तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। अगर हमें ब्रेन के वर्किंग का पता लगाना है, मस्तिष्क की क्रियाविधि का पता लगाना है, तो हम लोग करवाते हैं ईईजी। और अगर हृदय की क्रियाविधि का पता लगाना है तो क्या करवाते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यह है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इंसेफेलॉन मतलब क्या होता है? ब्रेन। जैसे आपने नाम सुना होगा इंसेफेलाइटिस, ब्रेन में सूजन। इंसेफेलॉन मतलब ब्रेन, आइटिस लगा हुआ है मतलब सूजन। आपने सुना होगा जैपनीज इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी बच्चों में बहुत कॉमन होती है। ठीक है। कौशल साहब, विजेंद्र, पूजा, जितेंद्र, आरती, जितने लोग भी लाइव हैं। ओके, अब आ जाइए पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के भाग। तो आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो देखेंगे मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है आपका फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। तीसरा है हैंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ये 3 भाग में हमने बांटा है ब्रेन को ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। फोर ब्रेन का एक पार्ट है सेरेब्रम, पर मस्तिष्क। मिड ब्रेन का एक ही भाग है ऑप्टिक लोब। और जो हमारा हैंड ब्रेन है मतलब पश्च मस्तिष्क है, इसके 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। ठीक है जी। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। सेरिब्रम, ऑप्टिक लोब, सॉरी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, मिड ब्रेन का पार्ट आप जानते हैं ऑप्टिक लोब, और ये तो सबको पता होगा हैंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। जैसे यहां से सवाल कैसे पूछेगा कि मेडुला ऑब्लोंगाटा इज द पार्ट ऑफ, मेडुला ऑब्लोंगाटा किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो कहिएगा सर इट इज अ पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। पोन्स, सेरिबेलम किसका पार्ट है? हैंड ब्रेन का। यहां पे ध्यान रखना है आपको, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, लेकिन इसी से मिलता जुलता वर्ड है सेरिबेलम, ये हैंड ब्रेन का पार्ट है। यहां पे थोड़ा सा आपको रखना है ध्यान, अदरवाइज आप चकरा जाएंगे। सेरिब्रम फोर ब्रेन का, सेरिबेलम हैंड ब्रेन का। ओके। अब हम सबके एक एक पार्ट के फंक्शन आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का जो पार्ट है वो सेरिब्रम है। जैसे अगर हम किसी के ब्रेन को ऊपर से देखें
तो आपको सिर्फ ये सेरिब्रम दिखेगा, ये आपको मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन नहीं दिखेगा। सिर्फ फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट दिखेगा? सेरिब्रम। ब्रेन को काट कर जब देखेंगे तब दिखेगा आपको मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो अगर ऐसे मैं आपको ब्रेन को दिखाऊं, ऊपर से ब्रेन को दिखाऊं, तो ब्रेन का सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखेगा, ये सेरिब्रम पूरा दिखेगा। और ये सेरिब्रम दो भागों में बटा होता है, हाफ में, यहां से आधा इधर आधा इधर। और सेरिब्रम के दोनों पार्ट को, है ना, जोड़ता है एक टिश्यू जिसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलेंगे? कॉर्पस कैलोसम नाम का एक टिश्यू सेरिब्रम के दोनों भागों को आपस में जोड़ता है ना। तो इसका नाम याद रख लीजिएगा, कॉर्पस कैलोसम। मेडिकल टर्म है तो इसकी हिंदी नहीं होती। तो सेरिब्रम के दोनों भागों को आपस में कौन जोड़ेगा? एक टिश्यू जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। तो ऊपर से देखने पर सिर्फ आपको फोर ब्रेन का सेरिब्रम दिखेगा। सेरिब्रम दो भागों में बटा होता है और इन दोनों भागों को, जैसे इसको काट कर देखें तो इन दोनों भागों को आपस में जोड़ता है कौन? कॉर्पस कैलोसम, है ना, कॉर्पस कैलोसम। ओके, तो जब हम इसको ब्रेन को काटेंगे तब आपको दिखेगा मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। देखो ये पूरा ऊपर से आपको दिखाई देगा आपका सेरिब्रम, काटने पर दिखेगा मिड ब्रेन और ये वाला हैंड ब्रेन। तो आपको डायग्राम से मतलब नहीं होना चाहिए, डायग्राम पे फोकस आप मत कीजिए, हम बस फंक्शन को लेकर के चलने वाले हैं। ओके, तो फंक्शन को हम लेकर चलने वाले हैं। तो फोर ब्रेन का हमारा सेरिब्रम वाला जो रीजन है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। ओके, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों के हम कार्य बस याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए। डायग्राम से हमें कोई मतलब नहीं है। डायग्राम 11th और 10th क्लास में वो एग्जाम में पूछा जाता है कि डायग्राम का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को लेवल करें। तो हमारा पहला जो भाग है मस्तिष्क का वो है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का एक ही पार्ट है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में याद रखिएगा, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। उसके बाद सवाल पूछा गया कि हमारे शरीर के सभी वॉलंटरी एक्शंस को, मतलब ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऐच्छिक कार्य हैं, वॉलंटरी एक्शन हैं, वो कहां से कंट्रोल होते हैं? तो कहना सर सेरिब्रम से। सो ऑल वॉलंटरी एक्शंस ऑफ योर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन? योर आंसर शुड बी सेरिब्रम, है ना। तो शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? तो बोलिएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका भाग है? फोर ब्रेन का भाग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सीखने की क्षमता कहां से आती है? सेरिब्रम से आती है। जितना ज्यादा सेरिब्रम विकसित होगा उतनी ही अच्छी लर्निंग पावर होगी, सीखने की क्षमता होगी, है ना, सीखने की क्षमता होगी। जितना ज्यादा सेरिब्रम विकसित होगा उतनी ही अच्छी आपकी रीजनिंग पावर होगी, तर्क शक्ति होगी, उतनी ही आपकी स्मरण शक्ति होगी, याददाश्त होगी, है ना। ये बार बार पूछा गया कि मेमोरी कहां से कंट्रोल होती है? तो सेरिब्रम से, है ना। उसके बाद जो बुद्धिमत्ता है यानी इंटेलिजेंस है, वो भी यहीं से कंट्रोल होता है। जितना ज्यादा सेरिब्रम विकसित होगा उतने ही ज्यादा आप बुद्धिमान होंगे, उतने ही अच्छे आपके इमोशंस होंगे, मतलब भावनाएं होंगी, आपके जज्बात होंगे। क्या होंगे? जज्बात होंगे। सो पूछा गया था कि इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन? योर आंसर शुड बी सेरिब्रम। उतने ही अच्छी आपकी पर्सनैलिटी होगी, व्यक्तित्व होगा, शख्सियत होगी, है ना। उतनी ही अच्छी आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन होगी, जजमेंट होगी, विल पावर को एक्सप्रेस करने की क्षमता होगी। तो जितने भी मतलब ऐच्छिक क्रियाएं हैं, इन सभी का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करेगा? तो आप कह देना सर कि भाई वो करेगा आपका
सेरिब्रम। और सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है। आपको रीजनिंग क्यों पढ़ाया जाता है, आपको मैथ्स क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि आपका सेरिब्रम विकसित हो। आप जितना ज्यादा अपने ब्रेन का यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन डेवलप होगा, है ना। जैसे मान लिया यहाँ पे फैन चल रहा है, लाइट जल रही है, तो कोई इसके बारे में सोचता है कि ये कैसे जल रहा है, कैसे चल रहा है? कोई सोचता है मेरे बाप का क्या जा रहा है, जल रहा है जलने दो, चल रहा है चलने दो। जैसे सबके सर पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी गिरा ही होगा। लेकिन जब न्यूटन के सर पर सेब गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों नहीं आया, नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो उन्होंने कहा कि भाई मोशन कब होता है? जब फोर्स लगता है, बिना फोर्स का मोशन तो हो नहीं सकता। इसका मतलब पृथ्वी हो ना हो खींच रही है हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर। और यह सोचकर उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या सार्वभौमिक नियम। तो जितना ज्यादा आप यूज करेंगे ब्रेन को उतना ज्यादा विकसित होगा। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, क्यों? ताकि आपको जीवन को देखने का नजरिया क्या हो, अलग हो, है ना। उसके बाद इमोशंस, तो ये सब के सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सही जो ऑप्शन थे उसको मैंने एग्जाम्पल बना दिया। जैसे पूछा लर्निंग पावर कहां से कंट्रोल होती है, रीजनिंग बहुत बार पूछा गया कि मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, पर्सनैलिटी, इमेजिनेशन, जजमेंट, विल पावर का एक्सप्रेशन, ये सब कहां से आते हैं? तो उत्तर होगा आपका ब्रेन। और ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? तो कहना सर सेरिब्रम। जैसे एक क्वेश्चन था कि इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय, भावनाओं का नियंत्रण होता है, तो उत्तर होगा ब्रेन। ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट? सेरिब्रम। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता, ये जाहिरी शक्ल सूरत को पर्सनैलिटी नहीं कहते। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, किसी चीज को देखने का नजरिया कैसा है, किसी चीज के बारे में आप सोचते कैसे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में आपके जज्बात, आपके एहसासात कैसे हैं, इसको कहते हैं पर्सनैलिटी। ये जाहिरी शक्ल सूरत को पर्सनैलिटी नहीं कहते। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आदमी जब बाहर निकले तो कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, हवाएं, फिजाएं सब आपसे खुश हो जाएं। ऐसा नहीं कि आपके जाते ही महफिल साफ हो जाए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके जाते ही महफिल साफ हो जाती है, लोग खिसकने लगते हैं कि अरे आ गया ये। पर्सनैलिटी का मतलब है कि किसी चीज को देखने का नजरिया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, बात करने का सलीका कैसा है, ढंग कैसा है। जैसे कोई कहता है कि मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं। कोई इसी बात को यूं कहता है कि मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं। अब बात एक ही है लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। आप अपने माता पिता को रख नहीं सकते, उनके साथ रहकर खुद पर एहसान कर सकते हैं। तो ये होती है पर्सनैलिटी। और ये पर्सनैलिटी तो कुछ दिनों तक किसी को धोखे में रख सकती है, एक हफ्ते तक, एक महीने तक, बहुत चेहरे पर चेहरा लगा रखा है तो एक साल तक। फिर ओरिजिनल पर्सनालिटी समझ में आती है, सामने आती है, तो हो जाता है ब्रेकअप। और उसकी बात, और उसकी भी होती है पार्टी, ब्रेकअप पार्टी, सुना होगा आपने, है ना। तो ब्रेकअप तो होना लाजमी है, क्योंकि आपने ये देखा था जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ये तो कुछ दिनों का लश्कर होता है जो दो लोगों को आकर्षित करता है। बाद में जो दो लोगों को साथ रखती है वो सेरिब्रम वाली पर्सनैलिटी रखती है। ब्रेकअप को उर्दू में तर्के ताल्लुक कहते हैं, ताल्लुक का टूट जाना, ब्रेकअप। एक शायर, और अना मतलब होता है ईगो, अना मतलब ईगो, और ब्रेकअप को तर्के ताल्लुक कहते हैं। एक शायर कहता है कि जिदों ने तर्के ताल्लुक तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं। जिदों ने तर्के ताल्लुक तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूं। अना ये कहती है सारा कसूर उसका था, जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। अना ये कहती है सारा कसूर उसका था, जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। तो हो जाता है ब्रेकअप, और उसकी भी होती है पार्टी जब नजर आ जाती है ओरिजिनल पर्सनैलिटी, है ना। तो ये सब के सब आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसी को हमने एग्जाम्पल बना दिया है। अना का मतलब क्या होता है?
ईगो, है ना। तो अना ये कहती है सारा कसूर उसका था, ईगो कह रहा है कि उसी का कसूर था, लेकिन जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं, है ना जी। चलिए ओके, तो देखो लोगों के कई चेहरे होते हैं जी, आजकल समझ में नहीं आता है कि अंदर से कुछ है आदमी, बाहर से कुछ है ना। दिखावा करते हैं लोग, आप जो हैं वही शो करिए, है ना। एक बहुत बड़ा शायर कहता है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, किसी को देखना हो तो बार बार देखिए। ऐसा नहीं कि एक बार देख करके बहुत मस्त लग रहा है, शादी कर लिया तो ब्रेकअप हो जाएगा, है ना। लोग चेहरे पर चेहरा लिए घूम रहे होते हैं, क्या जरूरत है ज्यादा महान बनने की, जो है वो शो कीजिए लोगों को ना, है ना। जैसा भी हूं, अच्छा या बुरा अपने लिए हूं, मैं खुद को नहीं देखता औरों की नजर से, है ना। तो हम जो हैं सो हैं, महान बनने की क्या जरूरत है अपन को, है ना। एक चेहरा रखिए आप, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में। जैसे सपोज करो मैं आपके सामने इस हेयर स्टाइल में, इस वेशभूषा में मौजूद हूं, आपके सामने लेक्चर ले रहा हूं, लेकिन मैं क्लास से निकलते ही ये हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट और ये बाल खड़े करके कहीं पर यो यो कर रहा हूं, है ना। और आप में से कोई स्टूडेंट मुझे आता हुआ दिख जाएगा, तो मुझे छुपना पड़ेगा कि अरे ये लगता है मेरा स्टूडेंट है, मुझे इस हालत में देखेगा तो क्या कहेगा। लेकिन अगर मैं इसी हालत में हूं वहां पे भी, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि कि भाई ये बड़े लोगों की जगह है, तुम कुछ बन जाना तब आना, है ना। तो एक चेहरा रखिए, जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब याद कर लीजिएगा कि ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, सेरिब्रम के। सेरिब्रम सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, पर्सनैलिटी, इमेजिनेशन, जजमेंट, विल पावर का एक्सप्रेशन। नाउ दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और उसका एक पार्ट आपको बस पढ़ना है, ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब होगा विजन से, है ना। तो ये देखने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखने की जो शक्ति है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग देता है, तो मिड ब्रेन ऑप्शन में था, लेकिन पूछता कि मिड ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, तो कहिएगा सर ऑप्टिक लोब। तो जितने भी विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं वो सब के सब कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होते हैं मिड ब्रेन के ऑप्टिक लोब से। तो देखने की जो क्षमता है वो कहां से आती है, तो आपका उत्तर होगा माय डियर फ्रेंड्स मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन का भी कौन, ऑप्टिक लोब, नाम ही है ऑप्टिक लोब, मतलब जितने भी विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं, विजन देखने की क्षमता है ना, वो सब का सब इसी से रिलेटेड होगा। अंतिम जो हमारा पार्ट है मस्तिष्क का वो कहलाता है हाइंड ब्रेन, और ये 3 भाग में विभाजित था, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। पोन्स का पूरा नाम है पोन्स वेरोलाई, मेडुला का नाम है पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या नाम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब देखते हैं एक एक पार्ट के फंक्शंस को। फंक्शन पूछा जाता है आपसे। हाइपोथैलेमस हम पढ़ाएंगे ग्लैंड में, है ना, वो भी इसी का पार्ट होता है ब्रेन का, लेकिन हम आगे उसका जिक्र करेंगे। एमपी पुलिस में बायोलॉजी के कितने प्रश्न आते हैं, जितने भी प्रश्न आएंगे, ये तो हमें एमपी पुलिस के बारे में नहीं पता है, पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब बन जाएंगे आपसे, ठीक है, घबराइए मत स्वार्थी साहब। तो काफी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, हालांकि हमारा 1 महीने का ये बैच है, लेकिन हम 1 घंटे में कंटेंट भरपूर देने की कोशिश करते हैं। इस बैच का मकसद ही हमारा है कि सीमित समय में एकदम जबरदस्त कंटेंट, एकदम टू द पॉइंट बात करके हम अपने बैच को खत्म करेंगे। तो पहला पार्ट है हैंड ब्रेन का, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो जितने भी इक्विलिब्रियम, बैलेंस का प्रोसेस है वो सब यहीं से कंट्रोल होगा। सो इट मेंटेन्स बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। तो बैलेंसिंग से जो संबंधित जितनी भी घटनाएं होंगी, है ना, संतुलन से संबंधित, मुद्रा और संतुलन से संबंधित जितनी क्रियाएं होंगी, उन सभी का नियंत्रण कहां से होगा, सेरिबेलम से होगा। जैसे चलना इसमें आता है ना, बैलेंस आता है ना, बिना बैलेंस के आप कैसे चल सकते हैं। जैसे शुरुआती दौर में
जब आप बच्चे होते हैं, जब चलना शुरू करते हैं तो लड़खड़ाते हैं, गिरते पड़ते हैं। फिर सेरिबेलम जैसे ही सेट हो गया, बैलेंस हो गया, आप चलने लगते हैं। मोहल्ले में शोर हो जाता है, मेरा बेटा चलने लगा, बड़ी खुशी की बात होती है ना। तो बच्चा जब पहला कदम लेता है, लड़खड़ाता है, गिरता पड़ता है, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। वही माँ बाप जब बुढ़ापे में लड़खड़ाते हैं तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, है ना, उनको सहारा देने से डरते हैं। तो इतना फर्क आ जाता है, सोच लो आप। बच्चा जब पहला स्टेप लेता है, चलना शुरू करता है, गिरता पड़ता है, माँ बाप कितने खुश होते हैं, अरे चल रहा है, गिर रहा है, उसको उंगली पकड़कर चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही माँ बाप जब बुढ़ापे में लड़खड़ाते हैं तो बच्चा इरिटेट हो जाता है ना। तो चलना, उसके बाद साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, साइकिलिंग करना, ठीक है। शुरुआत में जब आप साइकिलिंग करते हैं, गिरते पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे ही सेरिबेलम आपका सेट होता है, बैलेंस होता है, आप साइकिल चलाने लगते हैं। आपने देखा होगा लोग मौत के कुआं में साइकिल, बाइक, कार तक चला लेते हैं। अच्छा, गर्ल्स हैं आप, स्वार्थी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। वो नाम से मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी एक स्टूडेंट है, उसको मैं 3 सालों से लड़का समझ रहा था। क्या तो नाम था, कुछ 3 साल हो गए मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए, और वो अभी मेरे व्हाट्सएप से जुड़ी हुई थी, तो उसको मैं लड़का समझ रहा था। तो एक दिन ऐसे ही व्हाट्सएप पे उसने मैसेज किया, तो मैंने वैसे ही रिप्लाई दिया। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि वो गर्ल है। तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे ऑफलाइन बैच तो है नहीं आपका ना, ऑनलाइन में अब कौन बैठा हुआ है, कमेंट कर रहा है, मुझे पता ही नहीं होता, है ना। तो हो जाती है ऐसी गलत फहमियां। ओके, उसके बाद नृत्य करना। जो जितना अच्छा सेरिबेलम को बैलेंस करेगा, उतना उतना अच्छा डांसर होगा, उतना अच्छा तैराक होगा। तो तैराकी हो गया, डांसिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, जहां कहीं पर भी संतुलन आएगा वहां पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ब्रेन। और ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, सेरिबेलम। सेरिबेलम किसका पार्ट है, तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जैसे एक सवाल पूछा गया था कि शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है। अल्कोहल अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन, योर आंसर शुड बी सेरिबेलम, है ना। सो यहाँ पे लिख दिया कि अल्कोहल अफेक्ट्स सेरिबेलम। शराब पीने से, मदिरा पान करने से अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम प्रभावित होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब लोग शराब पीते हैं तो वो लड़खड़ाने लगते हैं। क्यों? सेरिबेलम को ये प्रभावित करता है, और सेरिबेलम ही तो बैलेंस मेंटेन कर रहा है। कुछ तो सच में पीकर लड़खड़ाते हैं और कुछ एक्टिंग ज्यादा करते हैं। एक पौवा पिएंगे, 1 किलो जैसे लड़खड़ाएंगे। उसको 2-4 थप्पड़ लगाइए, उसका सारा सेरिबेलम सेट हो जाएगा 2 मिनट में। और जो सच में पियक्कड़ होते हैं वो पीने के बाद लड़खड़ाते नहीं है, लेकिन पीने के बाद लड़खड़ाना भी थोड़ा जरूरी होता है ना। एक शायर कहता है कि खुदा का शुक्र है वरना गुजरती कैसे शाम, शराब जिसने बनाई उसे हमारा सलाम। ये मैं कदा है, यहाँ का निजाम उल्टा है, जो लड़खड़ा न सका पी के हो गया बदनाम। तो मैं खाने में यानी शराब खाने में पी के थोड़ा लड़खड़ाना भी लाजमी होता है। ओके, तो अल्कोहल अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन, तो सेरिबेलम को प्रभावित करता है, इसलिए आदमी लड़खड़ाने लगता है। तो आपने देखा होगा, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ड्रिंकिंग और ड्राइविंग एक साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। ड्रिंकिंग और ड्राइविंग एक साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शराब पीने से आपके बॉडी का पोस्चर खराब हो जाता है सबसे पहले, है ना। देखा होगा आदमी पीने के बाद अजीब अजीब पोस्चर बनाएगा बॉडी का, उसके बॉडी का पोस्चर देख के समझ में आ जाता है कि आदमी पिया हुआ है, पी रखी है इसने। दूसरा, अल्कोहल का सबसे खराब जो इफेक्ट होता है आपके बॉडी पे, कि अल्कोहल जो है वो आपके रिएक्शन टाइम को इंक्रीज कर देता है। रिएक्शन टाइम का बढ़ना ये बड़ी खतरनाक बात होती है। रिएक्शन टाइम तो समझते होंगे ना, किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्ड करने का टाइम, वो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। जैसे सपोज करो कि एक पत्थर हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, रिएक्शन टाइम कम रहा, मैंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, मैं बच जाऊंगा। लेकिन उधर से हमारी तरफ एक पत्थर तेजी से आ रहा है और मैंने देर से रिस्पॉन्ड किया, रिएक्शन टाइम ज्यादा है, मुझे लग जाएगी। यही होता है शराब पीने से।
शराब पीने से आदमी का रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, दैट इज किसी चीज के प्रति वो बंदा देर से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे उधर से गाड़ी आ रही ना, ये देर से रिस्पॉन्ड करेगा, तब तक टकरा जाएगा। तो शराब पीने से कौन सा भाग प्रभावित होता है? उत्तर था सेरिबेलम। क्या प्रभावित होता है? सेरिबेलम। इसीलिए ड्रिंकिंग और ड्राइविंग कभी भी एक साथ नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं आपका पॉन्स, है ना। जो हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है वो है पॉन्स, जिसको हम पॉन्स वेरोलाई के नाम से जानते हैं। सी टेट में एक सवाल पूछा गया था कि पॉन्स का मतलब क्या होता है। तो पॉन्स शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है। पॉन्स जो शब्द है ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पुल यानी ब्रिज। और ब्रिज का काम क्या होता है? एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करना। ओके, ये सवाल पूछा गया था कि पॉन्स का मतलब क्या होता है। तो पॉन्स लैटिन में ब्रिज को कहते हैं, ब्रिज। यानी आप कह सकते हैं कि पॉन्स क्या करेगा? मस्तिष्क के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ेगा और मैसेज को रिले करेगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज को रिले करेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ये रिले सेंटर है ना, ये मस्तिष्क का रिले सेंटर है। यानी मैसेज को एक भाग से दूसरे भाग में रिले करेगा। जैसे कोई प्रोग्राम होता है रेडियो पर तो रिले होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, वैसा ही ये रिले सेंटर है। मस्तिष्क के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है और आपके ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग मतलब श्वास, यानी सांस लेना और छोड़ना। आप रिदमिक वे में सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यह है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन अलग चीज होती है, ब्रीदिंग अलग होती है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो याद रखना है कि ये दोनों सेरिब्रम और सेरिबेलम को मेडुला से, तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। तो मस्तिष्क के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ेगा। इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, है ना। तो ब्रेन के विभिन्न भागों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है और मैसेज को चारों तरफ रिले करता है, पहुंचाता है। ओके, चलिए अंतिम जो भाग रह गया हमारे ब्रेन का गाइस, वो है मेडुला। पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। याद कीजिए, हमने कहा था कि जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरिब्रम करता है। शरीर के जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं, सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका भाग है? तो फोर ब्रेन का। लेकिन शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, इनवॉलंटरी एक्शंस, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? तो वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिन क्रियाओं पर आपका बस नहीं चलता, जिन पर आपका इख्तियार नहीं है। जैसे दिल पर आपका इख्तियार नहीं है तो दिल की धड़कनें यहीं से कंट्रोल होंगी। श्वसन पर आपका इख्तियार नहीं है, ब्लड प्रेशर पर आपका इख्तियार नहीं है। तो जिन चीजों पर आपका बस नहीं चलता, जो इनवॉलंटरी एक्शन है, वो सब के सब यहीं से कंट्रोल होंगे। जैसे वॉमिटिंग, है ना, वॉमिटिंग मतलब उल्टी करना। उसके बाद सांसों पे आपका इख्तियार है क्या? श्वसन नहीं, तो श्वसन भी यहीं से कंट्रोल होगा। आपसे पूछा गया था कि वॉमिटिंग सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन? उल्टी केंद्र और श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो उत्तर था मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद छींकना, खांसना, भोजन का निगलना, उसके बाद लार का स्रावित होना, हृदय की धड़कन,
हृदय की धड़कन, ये सब का सब यहीं से कंट्रोल होगा। श्वसन, उसके बाद रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ओके, तो वॉमिटिंग सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? मेडुला में। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? मेडुला में। छींकना, खांसना, भोजन का निगलना, लार का स्रावित होना, सलाइवेशन मतलब सेक्रीशन ऑफ सलाइवा, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब के सब कहां से कंट्रोल होंगे? तो आप कहेंगे सर मेडुला ऑब्लोंगेटा से। अब यहां पर देखो, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आपको लगेगा कि भोजन का निगलना तो ऐच्छिक क्रिया है, हम अपनी मर्जी से भोजन को निगल सकते हैं। बिल्कुल निगल सकते हैं, लेकिन खाना खाते वक्त ये इनवॉलंटरी होता है। हम सोचकर नहीं निगलते कि बहुत चबा लिया चलो अब निगल लेते हैं, है ना, ऐसा सोचकर नहीं निगलते। हम क्या करते हैं, खाते जाते हैं, स्वैलो होता जाता है, खाते जाते हैं, स्वैलो होता जाता है, निगलाता जाता है ना। अगर ये खाना खाते वक्त कैसा रहता, वॉलंटरी एक्शन रहता, और हम किसी सोच में रहते और खाना खा रहे होते, तो चबाते रह जाते, बाद में ध्यान आता कि अरे अब तक तो निगल लेना चाहिए था, है ना। तो ये जो खाना खाते वक्त भोजन का जो निगलने वाला प्रोसेस है वो इनवॉलंटरी है। ओके, उसके बाद देखिए लार का स्रावित होना, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है। जैसे आपके सामने अगर कोई अचार निकाल ले तो अपने आप आपके मुंह में पानी आ जाता है, ना चाहते हुए भी। आप नहीं चाहते कि मुंह में पानी आ जाए, फिर भी आता है, अनैच्छिक है। सलाइवेशन मतलब सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। कितने आदमी में तो अचार के जिक्र से ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो कहां से कंट्रोल होगा? यहीं से। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होंगी सबका नियंत्रण यहीं से होगा। जैसे आपके गांव में शादी विवाह में पहले मुंह से बजाने वाले बाजे आते थे, ट्रम्पेट, शहनाई, उस पर धुन बजाते थे लोग। आज मेरे यार की शादी है और लोग रुमाल का कोना पकड़कर नाचते थे। तो अगर आपके सामने कोई बैंड पार्टी है और वो धुन बजा रही है कोई भी, और उसके सामने आप जाकर ऐसे अचार एक ले लीजिए और उसके सामने खाइए, उसको दिखा दीजिए। अगर उसने अचार खाते हुए आपको देख लिया तो वो बजा नहीं पाएगा। क्यों? उसके मुंह में सलाइवा आएगा, भर जाएगा बार बार उसके इंस्ट्रूमेंट में, उसका सुर ताल बिगड़ जाएगा बेचारे का। वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई साहब क्यों पेट पर लात मार रहे हैं, बजा लेने दीजिए मुझे। नहीं हटे तो सब मिलकर बैंड पार्टी आपको पीट भी सकता है ना। आ गया, पूजा कह रही है, आ गया सर मुंह में पानी। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो सब याद रखिएगा। उल्टी बार बार पूछा गया है ना, कि वॉमिटिंग सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, है ना, श्वसन केंद्र, उल्टी केंद्र कहाँ होता है लोकेटेड? ओके, तो उत्तर होगा आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये अनैच्छिक क्रिया देखकर ही आपको आ जाएगी समझ में, है ना। तो सारे वॉलंटरी एक्शन जो है वो सेरिब्रम यानी पर मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और सारे जो इनवॉलंटरी एक्शन हैं वो यहां से कंट्रोल होते हैं। अब एक और प्रक्रिया आपको पढ़नी है, वो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, इसके बारे में आपने सुना होगा, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रतिव्रत या प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिव्रत या प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये वो एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होता है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, दिमाग इसमें शामिल नहीं होता। और ये कैसा होता है? इनवॉलंटरी होता है, अनैच्छिक क्रिया होती है, ये अनैच्छिक क्रिया होती है। और इसमें इन्वॉल्व कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु इसमें इन्वॉल्व होता है। तो देखो, अगर कोई आपसे कहे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन एक तुरंत होने वाला, क्विक, ऑटोनोमिक मतलब अपने आप होने वाला एक रिस्पॉन्स है, जिसमें क्या होता है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है। ओके, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है। तो एक ऐसी क्रिया जिसमें ब्रेन का रोल नहीं है, जो अनैच्छिक है, और इसमें इन्वॉल्व होता है आपका कौन? स्पाइनल कॉर्ड। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे सपोज करो कि मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं और यहां पर किसी ने गरम प्लेट रख दिया है अभी लाकर,
मुझे कुछ खाने देने के लिए। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मेरा हाथ उस गर्म प्लेट से जब टच करेगा तो अचानक अपने आप मेरा हाथ उठ जाएगा, है ना, बिना सोचे समझे। जैसे ही टच किया अपने आप हमारा हाथ उठ जाएगा। यहाँ पर एक सुई रखी हुई है, ऐसे टच हुआ, सुई जैसे ही चुभी वैसे ही अपना हाथ अपने आप हमारा हट जाएगा। अगर इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता तो क्या होता, देखो यहां पर गर्म प्लेट है, हमारा हाथ टच करता तो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ले जाता आपका ब्रेन के पास। सेंसरी न्यूरॉन से ये मैसेज जाता रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से आता मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन ऑर्डर देता आपके हाथ को कि हाथ हटाओ नहीं तो जल जाएगा। तो जब तक ये प्रोसेस होता तब तक आपका हाथ जल गया रहता। ब्रेन को इंटरप्रीट करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अब यहां पे तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो आपका मैसेज यहां से सीधा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत यहां मैसेज आ जाएगा आप हाथ हटा लीजिएगा। ओके, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मस्तिष्क का रोल नहीं होता, किसका रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड का, और ये एक इनवॉलंटरी क्रिया है, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हिंदी में देखिएगा, उद्दीपन समझते हैं ना, स्टिमुलस, उद्दीपन का मतलब वातावरण में कोई चेंज आ गया, है ना। जैसे अभी एसी बंद हो जाए तो वातावरण में चेंज आएगा तो हमारा बॉडी से पसीना निकलने लगेगा ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करे, है ना। तो अगर वातावरण में कोई बाहरी चेंज आ रहा है तो उसको स्टिमुलस कहते हैं। तो परिवर्तन के कारण मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना, मस्तिष्क इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, शीघ्र हो जाने वाली अनैच्छिक क्रिया, कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया को हम प्रतिवर्त क्रिया कहते हैं, और ये मेरु रज्जु द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। अब इसका पाथ आपसे पूछा जाएगा, नागिन डांस होता है बिल्कुल। ओके, इसका पाथ आप देखिएगा कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ फॉलो होता है वो कैसे होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में मैसेज जैसे जैसे जा रहा है उसके पाथ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। कि रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे जैसे मैसेज जा रहा है उस रूट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। जैसे सपोज करो एक गरम प्लेट यहां पे रखा हुआ है और हमारे हाथ में टच हुआ है, तो स्किन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो कोशिकाएं जो इस चेंज को महसूस करती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर कहेंगे, ग्राही कहेंगे। रिसेप्टर से जुड़ा होगा हमारा सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन, जो इंफॉर्मेशन लेगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन से जोड़ेगा कौन, सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ेगा कौन, रिले न्यूरॉन, और फिर ये रिले न्यूरॉन आपके मोटर न्यूरॉन को भेजेगा, मोटर न्यूरॉन आपके मसल्स को बोलेगा कि भाई हटा लो। तो ये पाथ का आपको क्रम पूछा जाएगा कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन में मैसेज कैसे कैसे जाता है, उसके पाथ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, और वो है क्या, जैसे रिसेप्टर, आपके त्वचा में रिसेप्टर है, रिसेप्टर से कहां गया, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज किसको दिया, रिले को, रिले ने मैसेज किसको दिया, मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने मैसेज दिया आपके मसल्स को कि हाथ हटाओ। तो रिसेप्टर, संवेदी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और आपका प्रभावक यानी इफेक्टर यानी मांसपेशी। नहीं समझ में आया, डायग्राम से समझाता हूं। देखो ये एक गर्म बर्तन है और आपका हाथ टच किया है, तो यहां पर आपके त्वचा में रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर ने इसको महसूस किया, और रिसेप्टर से जुड़ा हुआ आपका ये संवेदी न्यूरॉन, ये देखो ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन मतलब संवेदी न्यूरॉन, पढ़ा चुका हूं। संवेदी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को कहां ले जाते हैं, अंगों से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये रिसेप्टर से मैसेज कहां गया, आपके संवेदी न्यूरॉन में, आ गया आपके स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या है, रिले न्यूरॉन है, ये बीच वाला क्या है, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन को किससे जोड़ देता है, मोटर न्यूरॉन से। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है आपका मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ये है आपका मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन ने आपके मसल्स को ऑर्डर दिया कि भाई हटा लो,
तो कैसे कैसे चला? त्वचा में आपका रिसेप्टर था, रिसेप्टर से कहां गया? संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन से कहां चला गया? मैसेज रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से कहां गया? मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से कहां गया? इफेक्टर यानी प्रभावक अंग में, मसल्स में। तो जिस ऑप्शन में ये वाला होगा ना रूट, वो सही होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहां पे लिख दिया है। ओके, तो याद रखना है कि ये ब्रेन तक नहीं जाता, ये स्पाइनल कॉर्ड से ही घूम फिर कर नियंत्रित हो जाता है। ठीक है आसिफ साहब, क्लियर हुआ यहां तक? तो इसको याद रख लीजिएगा, बस ये पाथ को कैसे कैसे जाता है। तो अगर कोई पूछे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है सर, तो कहिएगा ये अनैच्छिक क्रिया है, इनवॉलंटरी एक्शन है, जो अपने आप होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, तुरंत होता है। इसमें इन्वॉल्व कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड, है ना, रीढ़ की हड्डी से निकल जाता है ये, है ना। तो ये था आपका नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका ब्लड। ब्लड भी क्या है? टिश्यू है, और वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं गाइस। किसी का कोई डाउट है, कोई परेशानी है, दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं है? आसिफ साहब बताइए। पायल, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, चलिए जी, है ना। तो इतना पढ़िए आप लोगों के एग्जाम के लिए इनफ है। तो कल मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।